Hello, everyone, and welcome to our show, Revealing the Local Heroes. Here is where we introduce you to the people performing extraordinary activities in their respective fields. We share stories that inspire, impact our lives, and compel us to think. So, if you're keen to know who is the next local hero, kindly subscribe to our channel and share it with your friends and family so that our local heroes reach out to every house there. Today, we have with us Javed Chaudhary sir, who had met with a road accident, and in this road accident, a dreadful act happened with him. He lost his leg. आप सही सुन रहे हो, ये एक्सीडेंट में सर ने अपना एक पैर गवा दिया था. But even after this disaster, he didn't stop himself from achieving his goals which he had determined for himself. Today, even after facing so many hardships in his life, he is an international wheelchair basketball player. और सिर्फ प्लेयर नहीं है, तो उन्होंने उसमें गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं. ही इज अ स्टेट लेवल स्विमिंग चैंपियन. वो डांस सिखाते हैं, डांस ट्रेनर है, जिम ट्रेनर है और क्या कुछ नहीं. मतलब इवन आफ्टर फेसिंग सो मेनी हार्डशिप्स, he is at the destination which he wanted to achieve in his life. So it's a privilege to have you on our show, sir. Welcome to the show, sir. Thank you, समृद्धि, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं फाइनली. Yes, sir, sure. So let's start with the question answer session. सर, so मेरा पहला क्वेश्चन आपके लिए है सर, कि आप जो एक्सीडेंट हुआ था उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे हुआ था सर? समृद्धि जी, ये बात है 2015. रमजान का महीना था. घर पे रमजान चलता है तो गांव में कॉलेज में पढ़ा करता था औरंगाबाद. तो घर से मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा रमजान में क्यों दिक्कत कर रहा है, रोजे वगैरह रखता है, इतनी दिक्कत होंगे, ऐसा कर तो छुट्टी लेकर घर आ जाए. और इसी सिलसिले में मैं घर गया था. अब जब घर गया तो घर से कुछ किलोमीटर दूर एक जगह थी, वहां जाना था मुझे 10-15 किलोमीटर दूर. जब हम रिटर्न आ रहा था मैं, तो मेरा एक बाइक एक्सीडेंट. उस बाइक एक्सीडेंट के बाद में रोड से 10 फीट दूर मेरा पैर कट के पड़ा है, और मैं घर पे कॉल कर रहा हूँ, एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ, पुलिस को कॉल करके बुलाया. बट सबको आने में थोड़ा टाइम लगा, कुछ 1-1.5 घंटा सबको वहां तक पहुंचने में लगा. देन वहां से जर्नी स्टार्ट हुई, एक हॉस्पिटल, फिर वहां से दूसरे से फिर औरंगाबाद में कुछ टाइम रुका गया, फिर पूना. ऐसे करते करते मेरा एक्सीडेंट आज जो दोपहर को 3 बजे एक्सीडेंट हुआ था, मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल पहुंचा हूँ सुबह के 8 बजे. ऑलमोस्ट एक आप कह सकते हो कि 15-16 घंटे की जर्नी थी, जो कि सिर्फ ट्रैवल कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, जिसमें ना मुझे ब्लड मिल, जस्ट कि जो ग्लूकोज बॉटल होता था वो चढ़ाकर मैं आगे चल रहा हूँ. जैसे ही मैं पूना हॉस्पिटल में पहुंचा तो डॉक्टर, क्योंकि बॉडी में ऑलमोस्ट 2 यूनिट ब्लड रहा था, तो बट चलते रहे. फिर सडनली मेरा फिर वहां पर उन्होंने एम्पुटेशन करने का डिसीजन हुआ, क्योंकि गैंग्रीन वगैरह हो गया था, बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए थे पैर के अंदर. तो उन्होंने कहा कि एम्पुटेशन करना होगा, पैर को हमें कट करना. तो रात के 11 बजे नेक्स्ट डे कुछ मेरे घुटने के ऊपर से डिसीजन लिया गया कि यहाँ से कट करना होगा. घुटने के ऊपर से पैर को कट किया. ये तो एक इसे हम एक्सीडेंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बात की चीजें एक्सीडेंट नहीं थी. वो तो ऐसा था कि ऐसा लगा कि बस ये चीजें मेरी जिंदगी में होनी ही थी, क्योंकि वो प्रेडिक्शन होता है ना, एक्सीडेंट होता है कि सडनली तुम्हारी जिंदगी में कुछ हो. लेकिन जिसे एक्सीडेंट होता है तुमको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है तुम्हारे साथ. बस फिर उसके बाद जो चीजें हुई जिंदगी में, वो एक्सीडेंट नहीं हुई. मेरा वहां पे रहना, फिर वहां से घर जाना, रिश्तेदारों का ताने मारना, कुछ लोगों का ताने मारना, ये मुझे एहसास दिलाना कि बस मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मैं आगे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा. मैं एक उसमें डिसेबिलिटी हूँ, जिसे वो सो कॉल हैंडीकैप कहते हैं, कि नहीं हैंडीकैप है, अपाहिज है, कि जो कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में. तो ये मुझे पता था, ये सब मेरी जिंदगी में होने वाला था. लेकिन सडनली एक साथ जिन लोगों से उम्मीद नहीं थी, उन लोगों से होगा ये नहीं पता था. तो ये सारी चीजें उस एक्सीडेंट ने जिंदगी में बदल दी, कि जो लोग मेरी इज्जत करते थे, जो कि बोलते थे कि यार ये कुछ लड़का करेगा, वो सडनली तुम्हें ये एहसास दिलाने लगते हैं कि ये नहीं यार, तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू बस घर के अंदर बैठ. ये इम्पैक्ट था मेरी जिंदगी में एक्सीडेंट.
तो सर आपका प्री एक्सीडेंट लाइफ कैसा था और पोस्ट एक्सीडेंट लाइफ कैसा था? मतलब ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपकी बातों से कि इट वाज अ ड्रास्टिक चेंज, लेकिन फिर भी अगर एट अ ग्लांस आप कुछ बता सकते हो कि पहले कैसा था और बाद में कैसा था? ये मैं एक छोटा सा एक्सप्लेन अपना एग्जांपल देना चाहूंगा। कोई एक रेपुटेड कंपनी होती है, उसके साथ कोई हादसा होता है, शेयर मार्केट धुर्र करके नीचे गिर जाता है, लेकिन वो फिर से खुद को खड़ा करते हैं। सेम चीज मेरे साथ हुई कि एक्सीडेंट से पहले मेरे घर में कोई एजुकेटेड नहीं था उस दिन। 30-32 लोगों की फैमिली है जिसमें कोई एजुकेटेड नहीं था। मैं पहला बंदा था जिसने 12th से साइंस किया, देन कॉलेज के एडमिशन के लिए कॉलेज गया। तो होता है ना कि घर में किसी ने कुछ नहीं किया और मैं 12th पास भी कर जाऊँ तो बहुत लगता है कि भाई 12th पास किया मेरे भाई ने या मेरे बेटे ने या मेरे भतीजे ने। तो वो एक रिस्पेक्ट मिलती है कि नहीं यार ये बच्चा कुछ ना कुछ करे। और सडनली तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे पूरी जिंदगी बदल जाती है। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार ये खत्म हो गया। तो वो लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है, उम्मीदें टूट जाती है। किसी किसी का तो नजरिया बदलता है, लेकिन जो तुमसे उम्मीद लगा कर बैठे उनकी उम्मीदें टूट जाती है। क्योंकि उनको लगता था कि मेरे चाचाओं को, मेरे पापा को, कि ये बच्चा कुछ करेगा और हमारे आने वाली पीढ़ी को, जो जो हमारी जिस दूसरी नस्ल है उनको आगे लेकर जाएगा। उनको भी ये खेत या फिर किसी की गुलामी करने से बाहर निकालेगा। कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई कार ड्राइवर है, कोई भैंसों का दूध बेचता है, कोई हमाली करता है, दिन रात पोते उठाते हैं पीठ पे 200 किलो के। तो जिंदगी एक तरीके से वैसी थी, उनको लगा एजुकेशन ही जो जिंदगी को बदल सकता है, ये बंदा कुछ कर लेगा तो शायद हम भी करें। ये एक उम्मीद थी सबको, और सडनली सबकी उम्मीदें टूट गई। और मुझे तो सिर्फ ये था कि कुछ भी हो जाए, मुझे वो उम्मीदें फिर से उनकी जिंदा कर। मैं चाहे वो उम्मीदों को जिंदा करते करते रहूं ना रहूं, लेकिन उनकी उम्मीदें जिंदी रहनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारी कोशिश की और कोशिश करके आज मैं यहाँ पर हूँ कि उन्हें उम्मीद ही नहीं तो भरोसा है, और शायद मैंने कुछ बच्चों की जिंदगी को चेंज करना स्टार्ट भी कर दिया है। ओके, सो सर आपने पहले जिक्र किया था एम्पुटेशन के बारे में। सर सो एम्पुटेशन ये प्रोसेस क्या होता है, आप उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दे पाओगे? एम्पुटेशन होता है कि जब भी कोई हादसा हो या किसी को कोई बीमारी हो, कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके अंदर उसका पैर या हाथ को कट करना होता है सर्जरी के थ्रू। डॉक्टर्स ये प्रोसेस करते हैं। अभी किसी को फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया है, उसका पैर के अंदर हुआ है या हाथ के अंदर, वो कैंसर बढ़ता जाता है, तो बेस्ट ऑप्शन होता है, डॉक्टर सजेशन देते हैं कि उसको कट कर दो, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं और पूरे बॉडी में जहर नहीं फैलेगा। सेम चीज होती है, मेरा एक्सीडेंट हुआ, पैर का जो नीचे का हिस्सा था वो डेड हो चुका था, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 घंटे से बॉडी से अलग था। तो उतना हिस्सा तो डेड था, वो कट करना ही था। बट उसके ऊपर का हिस्सा जो कि इन्फेक्शन फैल गया था, अगर वो बचाने की कोशिश करते तो शायद इन्फेक्शन और फैलता जाता। तो इसलिए उन्हें नीचे ऊपर से कट करना पड़ा। अभी एम्पुटेशन की प्रोसेस ऐसी होती है कि वहाँ पे एक्सपीरियंस डॉक्टर ही तुमको सजेशन दे पा सकते हैं कि तुम्हें क्यों एम्पुटेशन करना है और कितना करना है। और करने की प्रोसेस ऐसी होती है कि डॉक्टर वहां पर जाकर तुम्हें, जैसे मेरा था, अभी जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, बाद में बहुत सारी उनकी प्रोसेस थी, वो प्रोसेस कंप्लीट हुई, देन मेरा ऑपरेशन के लिए लेकर गए। उन्होंने फर्स्ट डोज दिया मुझे एनेस्थेसिया का, 2 mg का। नॉर्मली 2 mg एनेस्थेसिया तुम्हें स्टेबल करने के लिए बहुत होता है, सुन करने के लिए, बट मैं नहीं हो पाया क्योंकि बॉडी में ब्लड नहीं था। फिर डबल एक 2 mg का दिया। उससे भी कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए मेरी बॉडी सुन हुई, लेकिन उसके बाद मुझे एहसास होने लगा कि मेरे पैर में तकलीफ हो रही है। डॉक्टर ने कहा क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे पता चल रहा है कि आप मुझे करंट दे रहे हो। वो कट करने का प्रोसेस है। जब भी तुम पहली बार सर्जरी करवाते हो तो तुम्हारी आंखों पे कुछ कॉटन वगैरह रख देते हैं कि जिससे तुम्हें पता ना चले और तुम पैनिक ना हो। तो वही मेरे साथ हुआ, लेकिन वो फील होता था। तो डॉक्टर को पता चला कि हाँ इसे फील। फिर उन्होंने एक नीम का इंजेक्शन दिया। फिर उससे भी नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादा उनको एनेस्थेसिया दिया तो उससे भी किडनी में इंफेक्शन होकर किडनी खराब होने का, किडनी फेलियर का बहुत ज्यादा चांसेस होता है। तो ज्यादा एनेस्थेसिया भी नहीं दे पाते। तो ये प्रोसेस में कुछ 3 घंटे के बाद उन्होंने मेरा लेग कट किया। बट मुझे पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं उस चीज़ को लेके ज़्यादा वो नहीं था। मैं एक पहले से थोड़ा मज़ाकिया बंदा था, खुशमिज़ाज बंदा था। तो मैं वहाँ डॉक्टर्स कह रहे हैं ज़्यादा बात मत कर, तू सो जा, डर मत। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं डरूँ तो ठीक हूँ, ठीक है, लेकिन आप मत डरो वरना मेरे तो लग जाएँगे। तो इस तरीके से पहला स्टार्ट मेरा वहाँ पे था। जब डॉक्टर्स उनके सीनियर्स को फोटोज़ भेज रहे हैं, पिक्चर्स निकाल कर कि ये कंडीशन है इस लेग की, हम क्या कर सकते हैं? मैं उन्हें कहता हूँ डॉक्टर साहब अच्छे से निकालो और पूरा निकालो। बोले क्यों? बोला यार फेसबुक पे अपलोड करने के काम आएँगे। तो ये एक, मुझे पता था मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी घटना हुई है, अगर मैं इसको सीरियस ले लूँगा तो मैं खत्म हो जाऊँगा। तो मैंने उस चीज़ को ज़्यादा दिन सोचा नहीं।
जैसे ही बाहर निकला वहाँ हॉस्पिटल में दोस्त आते वगैरह मिलने के लिए। तो एक होता है कि वो तुम्हें देखते हैं। मैं इससे पहले एक यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट था डांस के अंदर। मैं मॉडलिंग किया करता था। डांस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन में ट्रॉफीज वगैरह जीती थी। कॉलेज में अच्छा खासा होशियार था। सबको पता था ये एक एथलेटिक बंदा है। मैं कबड्डी टीम का कैप्टन था जिसमें सिल्वर मेडल जीता यूनिवर्सिटी लेवल में। तो एक एथलेटिक बंदा डांस करता है, कबड्डी खेलता है, बहुत सारी एथलेटिक चीजें करता है, तो उनको पता है कि पैर के बगैर तो खत्म है चीज। तो जो मेरे दोस्त यार आते वो भी फेस करने से पहले ना वो ये सोच के आते कि इसे फेस कैसा करें। जो भी आता उदास सा चेहरा, रोता हुआ, आंखों में आंसू लेकर ही आता। तो मुझे था कि ये अगर इतना टूटे हुए यहाँ तक आएंगे तो मैं कैसे खड़ा रह पाऊँ। तो जो भी दोस्त आते मैं उनके मजे ले लेता कि हाँ यार, हम ससुर हॉस्पिटल में थे जहाँ पे कि हॉस्टल भी था, कॉलेज के स्टूडेंट्स भी थे। मैंने कहा, "कभी ना ये बताओ कि बाहर कैंटीन में कितनी लड़कियाँ देखी?" बोलते, "यार अभी तो चुप बैठ जा यार, ऐसा हुआ।" "नहीं यार सच में भेजो 2-3 क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है नर्स की, जो अच्छे से मेरा ख्याल रखे।" कि वो एक चीज़ थी, मुझे पता था अगर जितना सीरियसली ये ले रहे हैं उस चीज़ को, सच में उतनी सीरियस है, अगर मैं भी उतना सीरियस लूँ, तो मैं ज़िंदगी में कभी फिर से खड़ा नहीं होऊँगा। मेरे फादर तो मुझे 3 महीने तक मेरे सामने नहीं आए, उन्हें देखने की हिम्मत नहीं थी, वो खिड़की से झाँक कर मुझे देखते कि सिर्फ़ मेरा चेहरा। मेरी मम्मी जाती है, रोने लगती है, मुझे पता था कि सामने नहीं रो रहे लेकिन एक दीवार के पीछे जाकर तो सब रो ही रहे हैं मेरे लिए। तो मुझे बस उस चीज़ से बाहर निकलना थी। बस मेहनत थी मेरे पास और जिससे मैं बाहर निकल पाऊँ। तो फिर आपको मतलब मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा था ये सब चीजों के लिए? मतलब जैसे आपने बताया कि आपने ये चीजों को सीरियसली नहीं लिया, आपने कोप अप किया, लेकिन कुछ तो होगा जिसकी वजह से आपने मतलब आपको ये सब मोटिवेटेड लगा, या आपने इंस्पायरिंग कैसे किया सर आपने ये सब? समझ लीजिए मैं उस वक़्त बच्चा था, मेरी उम्र कुछ 20 साल की 20 या 21 साल की। उस वक़्त मोटिवेशन या फिर इंस्पायरेशन ये चीज़ें या फिर कोई आइडल होना, ये चीज़ें हमारे लिए नहीं थी। छोटे से गाँव से था, जहाँ पे इस चीज़ों के मतलब भी नहीं पता था। वो होता है ना एक छोटा बच्चा है जब उनके माँ-बाप ना हो या फिर माँ-बाप काम ना कर पाए तो वो जाकर खुद काम करने निकल पड़ता है, उसे किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। मेरे साथ भी कुछ वैसे ही हुआ, मुझे कहीं से मोटिवेशन नहीं मिली, बस मेरे नाक तक पानी आ चुका था, हाथ-पैर मारने थे ज़िंदगी में। अगर हाथ-पैर नहीं मारूँगा तो मैं डूब जाऊँगा इतना मुझे पता था। तो बस वो हाथ-पैर मारने की कोशिश की और आज मैं यहाँ। तो मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि आपकी सिचुएशन या जो क्राइसिस थे वही आपके लिए एक मोटिवेशन था कि नहीं बस कुछ करना है अभी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये तो आपने बताया कि आप पहले कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, लेकिन आज के डेट में हमको पता है कि आप इंटरनेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हो, नेशनल लेवल पे आप स्विमिंग करते हो। उसके अलावा आप कौन से एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सर? देखिए पहले तो सबसे पहले एक्सीडेंट हुआ मेरा तो सबसे पहले हेल्प करने वाली चीज़ थी मेरे लिए मेरा डांस। जिसने फिर से क्योंकि एक्सीडेंट के बाद मेरा वेट ऑलमोस्ट 98 केजी हो गया था। क्योंकि घरवालों से डॉक्टर ने कहा कि जो भी जितनी भी स्टिचेज़ है या फिर एक्सीडेंट के बाद में जो भी हुआ है चीज़, उसको अगर रिकवरी करना है तो इससे ज़्यादा एग्स खिलाओ और प्रोटीन ज़्यादा दो जिससे रिकवरी फास्ट हो। तो घरवालों का प्यार था, उन्हें लगता था कि एग्स ज़्यादा बोले हो तो दिन में 10 एग्स 15 एग्स खिलाया करते थे। और दिन में घी, दूध घर का था वो खिला रहे, बस कि खा तू। तो मैं कह रहा हूँ कि पागल हो गए हो क्या? इतना नहीं खा सकता इंसान। नहीं, नहीं खा जितना जल्दी ज़्यादा खाएँगा उतना जल्दी अच्छा होगा। एक्चुअली शायद जल्दी उससे ही अच्छा हुआ हो। लेकिन वो मैंने जिम और मेरा डांस स्टार्ट करके विदिन 1 एंड हाफ मंथ में 22 केजी वेट लॉस किया था। जी, तो उसके बाद में फिर मैंने जो मेरे पुराने लोग कॉन्टैक्ट्स थे जहाँ पर मैं गाँव में डांस सिखाया करता था, मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया कि मैं फिर से डांस सिखाना चाहता हूँ कि आप मुझ पे भरोसा करते हो कि मैं किसी से सिखा पाऊँगा क्या? उन्होंने कहा, "जावेद जी हमें पूरा भरोसा है आप पे, आप आ जाइए।" उसके बाद में मेरे कुछ 5000 डांस के स्टूडेंट्स गाँव में विदिन 3 मंथ्स में मैंने 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डांस सिखाया। फिर खुद का डांस क्लासेस और गिटार क्लासेस स्टार्ट किया। मुझे गिटार का शौक था, मैं सीखा करता था, यूट्यूब वगैरह देखकर, तो उसके बाद फिर खुद की गिटार क्लासेस स्टार्ट किए। फिर कहीं से मुझे व्हीलचेयर बास्केटबॉल के बारे में पता चला, तो फिर व्हीलचेयर बास्केटबॉल स्टार्ट किया। उसके अंदर दिल्ली टीम का कैप्टन रहा, दिल्ली स्टेट टीम में स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, नेशनल में महाराष्ट्र टीम से खेला, फिर महाराष्ट्र टीम से खेलते वक़्त नेशनल में गोल्ड मेडल जीता, इंटरनेशनल गए, वहाँ पर मेडल जीता। उसी बिटवीन में स्विमिंग गाँव में किया करते थे, चले गए कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने। वहाँ जाकर स्टेट लेवल में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते, विदाउट एनी प्रैक्टिस जाकर
3 अलग-अलग इवेंट्स में बटरफ्लाई, बैकस्ट्रोक और रिले में स्टेट लेवल में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। और एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स के अंदर रैपलिंग की है, पहाड़ से उतरना, माउंट क्लाइंबिंग की है, एक लेग से, उसके बाद में पैराग्लाइडिंग की है, चंडीगढ़ में ग्लाइडिंग की है, पूना सेंटर्स में। और अभी नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान है, हम स्काई डाइविंग के लिए यूएस जाने वाला हूँ मैं। ये चीज़ें थी जिसकी मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो चीज़ें मैं करता था। और उसके अलावा फिर डांस में तो इंटरेस्ट था ही, तो डांस के थ्रू डांस दीवाने एक रियलिटी शो है कलर्स का, जिसमें माधुरी दीक्षित जी जज करती है। तो उसके ऑडिशन देने के लिए गया और वहाँ पर सिलेक्शन भी हो गया। फिर ऐसे करते-करते 6 राउंड क्लियर करके मैं टीवी में फर्स्ट टाइम आया। टीवी में वहाँ पर मैं 7 हफ्तों तक था, 7 हफ्ते अलग-अलग परफॉर्मेंस दी वहाँ पर। गोविंदा जी ने ऋतिक सर ने सैल्यूट किया, गोविंदा जी ने बहुत एप्रिशिएट किया, सोनाक्षी सिन्हा ने मेरा आकर इंटरव्यू लेकर अपना ऑटोग्राफ लेकर गई। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया मेरे वर्क को। मुझे उम्मीद नहीं थी मैं वहाँ तक जा पाऊँगा। और उसके अलावा मैं मैराथन्स भी दौड़ता हूँ। मेरा एक 2018 में मैराथन का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके अंदर मैं 10 किलोमीटर मैराथन के बाद मैं डांस कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें कुछ प्लान्ड नहीं थी ज़िंदगी, बस कर रहे थे और इंटरेस्ट था। मैराथन ने मुझे चैलेंज किया कि फर्स्ट टाइम जब मैराथन करने गया था, मुझे उन्होंने कहा कि जावेद मैराथन में पार्टिसिपेट करोगे क्या? मैंने कहा हाँ, कर लूँगा। कितनी होती है? 10 किलोमीटर। ठीक है, कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और मैराथन के दूसरे नेक्स्ट डे मैराथन थी, आज उनका फिर से कॉल आया, जावेद कल मैराथन है, आ जाना। अरे यार, मैराथन में जाना है। फिर मॉर्निंग में 6 बजे उठ के मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पे बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे कि जो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो ऑलमोस्ट 5 साल से, कोई 8 साल से, 10 साल से पार्टिसिपेट करता था। मैंने उनसे पूछा, भाई कितना करते हो? कोई कहता है 2 किलोमीटर, कोई कहता है 2.5 किलोमीटर। और मुझे कहा कितना? मैंने कहा 10 किलोमीटर। फर्स्ट टाइम 10 किलोमीटर। कहते भाई क्या? वो पता नहीं पंगे ले लिए शायद मैंने अब। बट हाँ, एक बार तुम तय कर लो तो फिर मेरा ऐसा था कि एक चीज़ जब हाथ में ले ली तो फिर करनी है। जिस दिन मैं पहली मैराथन दौड़ रहा था, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि जो ज़िंदगी है हमारी एक मैराथन की तरह है। जैसे ही तुम पहले स्टार्ट करते हो ना, बहुत एनर्जी होती है तुम में। तुम एकदम उम्मीदों से फुल ऑफ एनर्जी स्टार्ट करते हो और ऐसा स्पीड से निकलते हो कि बहुत। और तुम्हें लगता है कि नहीं बस मैं तो इसे यूँ खत्म। लेकिन जैसे ही तुम मैराथन 10 किलोमीटर की मैराथन है, 3 किलोमीटर जाते तुम्हारी वही स्पीड रहती है। 4 किलोमीटर हो जाते हैं, तुम्हें मंजिल दिखाई नहीं देती। तो 5 किलोमीटर तक तुम थकने लगते हो। तुम थक इसलिए रहे हो क्योंकि तुम्हें मंजिल दिखाई नहीं दे रही। तुम अंदर से नहीं थके हो। फिर जब मंजिल दिखाई नहीं देते हो तुम और 7 किलोमीटर तक पहुँचते हो तो तुम टूट जाते हो कि नहीं यार छोड़ दो अब मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसे करता हूँ फिर रिटर्न चला जाता हूँ या फिर छोड़ देता हूँ। लेकिन जब तुम वो 7 किलोमीटर के बाद में चलना स्टार्ट करते हो, दौड़ना नहीं सिर्फ चलना, रेंगना स्टार्ट करते हो और जैसे-जैसे तुम मंजिल के करीब पहुँचते हो, जब मंजिल आती है तो मैंने देखा उस मंजिल में कि लोग घुटनों पे बैठ के मेरे नाम से चीख रहे थे। सैल्यूट कर रहे थे, लोग अपने घुटनों पे बैठ के मुझे सलाम कर रहे थे और मेरे साथ दौड़ रहे थे फिर से। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मेरी ज़िंदगी भी इस रेस की तरह है। मेरा वो स्ट्रगल पीरियड था। मेरे पास उस वक़्त में प्रैक्टिस करने के लिए एक पैसा नहीं था। मैं दिन भर में 2 बार मेस का खाना खाता था, तो पेट नहीं भरता था, तो हर रोटी के पीछे 1 गिलास पानी पिया करता था कि बस रात को पेट भरा हुआ लगे और नींद आ जाए। सुबह का सुबह देख लेंगे। नाश्ते के लिए वड़ा पाव देखता था लेकिन भूख नहीं खा नहीं पाता था। तो मुझे वो तब रियलाइज़ वो वक़्त मेरा चल रहा था। वो चीज़ें जब तुम चलते हो तो तुम्हें सोच खाती जाती है। तो मैंने तब देखा कि 7 किलोमीटर का वक़्त है मेरा ज़िंदगी का, ये मंज़िल जल्द ही आने वाली है। बस फिर मेहनत करते रहे और आज यहाँ पर हूँ कि लोग मुझे मेरे वर्क को एप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी अच्छे से वो कर रहे हैं। तो थैंक यू सब वही सबके लिए। वी आर रियली प्रिविलेज्ड, मतलब इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है सर आपका। मतलब जैसे आपने बोला कि उस एज में आप जहाँ पे रहते थे वहां पे उस एज में मोटिवेशन इंस्पिरेशन ऐसा कुछ नहीं रहता था, बट सर आज आप ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे आप एन नंबर ऑफ लाइफ को इंस्पायर कर रहे हो सर विद जस्ट योर स्टोरी सर। मतलब सच में यू आर डूइंग अ रियली कमेंडेबल जॉब सर, हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू। मैं कभी जब घर से निकला था तब मैं ये सोच के नहीं निकला था कि मैं कुछ बनूँगा या फिर कोई नेशनल प्लेयर या फिर कोई मोटिवेशन या डांस शो में कोई स्टार बनूँगा। जस्ट था कि नहीं मुझे घर से निकलना। तो मुझे लगता है ये हर इंसान कर सकता है। जब मैं मेरे एक पैर से कर सकता हूँ ना, तो बाकी तो कोई भी इंसान सी जो डिसेबिलिटी है ना, वो फिज़िकल नहीं है।
मुझे लगता है कहीं पे यहाँ पर ही है तुम्हारे। अगर तुम सोच लो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो तुम्हारे पास सब कुछ है। पैसा है, ताकत है, फैमिली सपोर्टिव है, पूरा पाथ बना हुआ है, तो भी तुम फेल्योर का है सामना करो, या फिर तुम तब भी कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में। और अगर तुम फैसला कर लो कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है, तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, ना दोनों हाथ हो, ना दोनों पैर हो, कुछ भी ना हो तुम्हारे पास, तो भी तुम कुछ बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो फेल्योर, मेरे हिसाब से फेल्योर एक ऐसी कीमती चीज़ है, जिसे ज़िंदगी में हर किसी ने एक बार तो भी लेनी चाहिए, उसे खरीदना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम्हें फेल्योर नहीं आता ना, तब तक सक्सेस का मज़ा नहीं पता चलता। सर इसीलिए तो कहते हैं फेलियर्स आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस सर। बिल्कुल, बिल्कुल। So sir, moving on to the next question. Sir, post accident मतलब क्या आपका लाइफ चेंज हुआ और क्या उसने आपको एक न्यू अप्रोच या एक न्यू मिशन दिया आपके लाइफ को जीने का फिर से? देखो, ब मैं तो जी तो रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे से शायद, क्योंकि मैं वो चीज़ें करता हूँ जो मुझे पसंद है। मैं कभी इस चीज़ के लिए नहीं रुकता कि यार कि आज समाज मुझे देखकर क्या कहेगा, या मैं ये करूँगा तो मैं एक मुसलमान हूँ तो मेरा डांस शोज़ देखकर लोग मुझे बुरा बोलेंगे, या फिर मैं किसी दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ, तो मुझे मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी ज़िंदगी के फैसले मेरे हैं, क्योंकि वो मेरे मेरे फैसले मेरी ज़िंदगी पे असर करें। तो मैं ज़्यादा तो वो चीज़ों के बारे में सोचा नहीं कभी कि समाज इसमें क्या कहेगा। मेरा था कि मुझे करना है। ज़िंदगी काफ़ी चेंज हुई है, ज़िंदगी को एक मकसद मिला है, ऐसे कि देखो, जब तुम इससे पहले मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी में पर्सन विद डिसेबिलिटी क्या होती है, इन लोगों को कितनी प्रॉब्लम्स होती है, इनके साथ इन्हें उठने में, चलने में, घर से बाहर निकलने में, एजुकेशन में कितने सारे इश्यूज़ आते हैं, मुझे कभी पता नहीं था। और शायद मेरे साथ ये हादसा नहीं होता तो मुझे वो पता भी नहीं। लेकिन जब मुझे ये हादसा हुआ तो मेरी टीम है व्हीलचेयर बास्केटबॉल की, जिसके अंदर नॉर्मली हम 12 प्लेयर हो तो 8 प्लेयर तो भी व्हीलचेयर पे होते हैं, किसी का स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कोई पोलियो। तो मैंने देखा कि हम जब भी जाते हैं, जस्ट इमेजिन कि मैं एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ बाहर जाकर, और इंडिया में ही मुझे घूमने की आज़ादी। हम हमारे एक स्टेडियम में इंटरनेशनल कोचेस के साथ कैंप हो रहा है, और हम बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हैं, वहाँ एक्सेसिबल नहीं है। एक व्हीलचेयर जा नहीं सकती। जस्ट सोचो कि हम इंडिया का प्राइड बनाने के लिए बाहर निकल रहे हैं, लेकिन हमारा क्या? मैं एक एम्पुटी हूँ, मैं क्रचेस से चला जाता था, मैं एक लेग लगा के चला जाता था, लेकिन मुझे तो ये बुरा लगता था कि जब मैं जाकर बोलूँ कि हमें खाना खाने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते थे कि सर आप पार्सल लेके चले जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सेसिबल क्या करना था, सिर्फ एक रैंप लगवाना था। तो मुझे मेरी ज़िंदगी को एक मकसद मिला कि मैं अपने लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ। तो तब मैंने एक छोटा-सा एक हादसा हुआ मेरे साथ कि चंडीगढ़ में हम गए थे। मैं चंडीगढ़ में डांस सिखाने के लिए गया था, जहाँ पे सब व्हीलचेयर यूज़र्स थे, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। वहाँ पे चंडीगढ़ रिहैब सेंटर में एक हमारा इवेंट था, उसके लिए मैं उनको डांस सिखाने के लिए गया था। तो मैंने कहा शाम में चंडीगढ़ में बहुत खूबसूरत क्लाइमेट होता है, मैंने कहा चलो घूमने चलते हैं। तो सबका था कि अरे यार जावेद भाई, बाहर एक्सेसिबल नहीं है, अगर कहीं हम रुक गए तो क्या? सूरज जी, मैं आपसे पूछता हूँ, कभी आपने ये सोचा है कि मैं कभी जाऊँ रास्ते में और ज़मीन खत्म हो गई तो क्या होगा? नहीं सर, मतलब ख्याल ही नहीं आता है सर। जस्ट इमेजिन कि वही उन सबके साथ हुआ है। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने एक्सीडेंट होने के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, व्हीलचेयर पे आ गए। ज़िंदगी के 4 साल, 8 साल, 10 साल, 14 साल, 18 साल एक कमरे में बिता दिए। सिर्फ़ खिड़की से बाहर झाँक कर देखते थे कि हाँ यार, ये रास्ता है। वो रास्ता देखते हुए उन्हें ज़िंदगी के उन्होंने 14 साल बिता दिए। आप सोचो, अगर आपकी तबीयत खराब है, बुखार है, आपको 3 दिन भी आप एक घर के अंदर हो तो आपकी क्या हालत होगी? उतना छोड़ दो, ये लॉकडाउन देख लो। ये लॉकडाउन में आप तो चल फिर सकते थे, फिर भी आपको किस तरीके का डिप्रेशन हुआ। वो सब उनके साथ ज़िंदगी में 14 साल, 18 साल, 20 साल से हो रहा है, तो उन पे क्या बीतती होगी। तो उस दिन सबने कहा जावेद भाई एक्सेसिबल नहीं होगा, मैं निकल गया। मैंने कहा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। मैं एक दोस्त की व्हीलचेयर लिया और मैं घूमने गया। 10-12 किलोमीटर एक एक्सेसिबल रास्ता ढूँढ कर आया, और मैंने नेक्स्ट डे कहा चलो हम घूमने चलते हैं, और सब लोग मेरे साथ खुशी-खुशी गए। जब वो निकले, तो एक-दूसरे के साथ रेस लगा रहे थे व्हीलचेयर। कोई किसी की व्हीलचेयर पकड़ के खींच रहा है, तो कोई किसी से पीछे से लटक जा रहा है। जो मस्ती कर रहे थे ना, तो वो खुशी मुझे उनके चेहरे पे उससे पहले नहीं देखने मिली थी कभी। वो तो उनकी थी, लेकिन उन्हें देखकर कम से कम 1000 लोग, हमारे 10 किलोमीटर की जर्नी में कम से कम 1000 से ज़्यादा लोग आए हमारे पास,
और रुका कर कहने लगे, सर कि हम हमारी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियां, छोटी छोटी परेशानियों को लेकर परेशान होकर अभी शाम में इतने अच्छी क्लाइमेट को जो आप एंजॉय कर रहे हो, हम छोड़ दिए कि यार जिंदगी में जॉब नहीं है, यार हमारी गर्लफ्रेंड हमसे लड़ाई कर रही है, यार हमारी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। छोटी छोटी प्रॉब्लम को हमने इतना बड़ा बना दिया। मुझे उस दिन पता चला जितनी जरूरत ये पर्सन डिसेबिलिटी को समाज की है, उतनी ही जरूरत सोसाइटी को भी इनकी है। तो मैंने कहा कि 10 किलोमीटर निकला तो इतने सारे लोग इंस्पायर्ड हुए, इतने लोग घर के बाहर निकले। तो मेरी ज़िंदगी का मोटिव है कि मैं एक रन करना चाहता हूँ, कन्याकुमारी से दिल्ली तक, ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर ऑन व्हीलचेयर। ये आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया, मैं ये करना चाहता हूँ एक्सेसिबिलिटी के लिए, और इसका मैंने नाम दिया है आज़ादी। ये आज़ादी इसलिए कहाँ है कि मेरी आज़ादी मैं इसके अंदर ढूँढ रहा हूँ। मेरी आज़ादी है कि जो लोग घर के अंदर है उन्हें बाहर लाओ। क्योंकि मैं भी कभी घर के अंदर था। मैं नहीं पता था घर के बाहर निकलने से पहले कि मैं कुछ बनूँगा, लेकिन घर से बाहर निकला, मैं आज कुछ बना। तो वैसे ही मैं चाहता हूँ कि मेरी आज़ादी मैं ढूँढ रहा हूँ कि मैं घर से बाहर निकालूँ। उनकी आज़ादी है वो घर से बाहर निकल के क्या करना चाहते हैं। और इसमें सब अपनी आज़ादी ढूँढ सकते हैं। किसी का परिवार नहीं है, किसी को डिप्रेशन है, कोई स्मोकिंग से छुटकारा चाहता है। सब अपनी आज़ादी ढूँढ के इसके अंदर मिलके एक कॉज़ के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, जो है एक्सेसिबिलिटी। एक छोटी-सी बात है कि अगर हमारी 5 उँगलियाँ हैं, अगर कोई उँगली हमारी इंज्योर्ड हो जाती है, वो हमें तकलीफ देने लगती है, हम उसे काट के अलग नहीं कर देते। हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, हम उसका ख़्याल रखते हैं, हम उसे पैम्पर करते हैं और उसे फिर से समाज में फिर से हाथ का हिस्सा, फिर से हमारी बॉडी का हिस्सा बनाते हैं। वैसे ही है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसके साथ भी कोई एक्सीडेंट हुआ है, जस्ट वो उन्हें पैम्पर्ड करने की ज़रूरत है कुछ देर। उन्हें आप खड़ा कर दो उनके हाल में, फिर देखो, वो ऐसे अजूबे करके बताएँगे जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं। तो सर आजादी के पीछे का आपका मेन मोटिव क्या है सर? मतलब लोगों को बाहर लाना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपका कोई ऑब्जेक्टिव बिहाइंड आजादी? एक्सेसिबिलिटी, आपको एक आज़ादी को मैं अगर क्लेरिफ़ाई करूँ, तो मैं कहूँगा कुछ लाइनें लिखी मैंने इस पे कि मेरी आज़ादी को कोई किसी और आज़ादी से ना जोड़े, इसलिए कि आज़ादी, 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 मेरी खामोशी चीख रही है आज़ादी, मेरी बंद आँखें दिखा रही है आज़ादी, मेरे लड़खड़ाते कदम कहे अब तू उड़ जा, ये ज़मीं है बेड़िया वो आसमाँ है, जहाँ से नहीं लड़ना है तुझे खुद से पहले, तोड़ ज़ंजीरें छीन ले अपनी आज़ादी, अपने हैं खड़े खिलाफ सफ़र नहीं आसान, मैं राही इस डगर का, मेरी मंज़िल है न तू मुझसा, न तू मुझसा न तुझसा कोई, न तू मुझसा न तुझसा कोई, यहाँ हर शख्स लाजवाब है, तो क्यों तू खुद को ढूँढता इस भीड़ में, बना अपनी पहचान, दिखा कि तू आज़ाद है। न देखो इन नज़रों से चुभती है मुझे, न देखो इन नज़रों से चुभती है मुझे, रहम हमदर्दी ये नहीं मेरी आज़ादी, ये दौलत शोहरत अब तुम ही रख, ये दौलत ये शोहरत अब तुम ही रख लो, मैं चला लेकर अपने साथ, मैं चला लेकर, ये मेरी आज़ादी है। बहुत ब्यूटीफुल जी, सर, मतलब देखिए, बहुत ब्यूटीफुल लिखा है आपने। जी, मैं चाहता था कि मेरी आज़ादी मेरे नज़रिए से समझे लोग, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इंडिया के अंदर करोड़ से ज़्यादा लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी है। आपको पता है एजुकेटेड कितने हैं? 70% लोग अनएजुकेटेड हैं। 70% में से जो भी बनता है उसमें से वो 70% में से 70% वुमेन्स अनएजुकेटेड है। जस्ट इमेजिन एक वुमन विथ पर्सन विद डिसेबिलिटी विदाउट एनी एजुकेशन जिंदगी में क्या करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन देयर फैमिली, देयर फ्रेंड्स। अगर जिंदगी भर किसी ना किसी पे डिपेंड होकर रहेंगी तो वो क्या कर पाएंगी जिंदगी? आपको पता है डिसेबिलिटी रूरल एरिया में रहते हैं। उस रूरल एरिया में जहाँ पे व्हीलचेयर यूजर्स बस में नहीं ट्रांसफर ट्रैवल कर कि उसे कहीं भी जाना है, अगर उसे 10 किलोमीटर दूर जाना है, तो वो कोई भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं कर पाता, उसे प्राइवेट कैब बुक करनी पड़ेगी और 10 किलोमीटर के लिए एक कैब का खर्चा 300 से 400 रुपए है, जो कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है। आप लोग कब समझोगे ये चीज़? अगर हम हमारे स्कूल्स को एक्सेसिबल करें, तो हम उनको एजुकेशन दे पाएँगे। जैसे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि एजुकेशन ही चीज़ है जो तुम्हें बदल सकती है। तो उन्हें भी एजुकेशन बहुत सपोर्ट कर सकता है। अगर हमें कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ तुम उसको पैसा मत दो, उन्हें व्हीलचेयर मत दो, कुछ मत दो।
उन्हें एजुकेशन दो, उन्हें अपॉर्चुनिटी दो जहाँ पर वो प्रूव कर पाए कि वो सच में कर सकते हैं। तो वो तुम्हें फिर उन्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ साल, ये 10 साल करो सिर्फ, कि हम उन्हें 10 साल तक एजुकेशन दें, जो भी आने वाले बच्चे हैं उन्हें एजुकेशन दें, जो एजुकेटेड नहीं है, उनकी एज हो गई है, उन्हें हम क्या करें, उन्हें हम ऐसी स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करें कि जिससे वो कमा सके। सी, एक बार इन्वेस्टमेंट करो उनकी स्किल्स डेवलप करने में, वो खुद उनका पेट पाल सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है चैरिटी के नाम पे। मैं कभी भी किसी से भी कहता हूँ कि मैं चैरिटी पे बिलीव नहीं करता, मैं हेल्प पे बिलीव नहीं करता, मैं सपोर्ट पे बिलीव करता हूँ। आप किसी को बुलाकर अगर कुछ दे रहे हो तो वो उनका हक है। आप उन पे एहसान नहीं कर रहे हो। जैसे मैं आज आज की कंडीशन में अभी हम कुछ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पैरा के पर्सन मिलके हमने ऑलमोस्ट 4 से साढ़े 4,000 परिवारों को राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, कहीं पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर, जो कि मेरे गाँव के अंदर बहुत सारे लोग मर रहे थे, वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर डोनेट किए, दिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। जो मुंबई में तूफान आया उसकी वजह से जो झोपड़े बनाकर रहते थे, उनके पूरे झोपड़े उड़ गए, तो उनको फिर से बनाने के लिए हमने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो ये मैंने कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं की या कुछ एहसान नहीं किए उन पे। उनका हक बनता है, वो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं, उनका हक बनता है। मेरे मेरे पास जब कुछ नहीं था, मुझे व्हीलचेयर के लिए स्पॉन्सर किया, मेरे लेग के लिए स्पॉन्सर किया, लोगों ने उसके लिए सपोर्ट किया। मुझे जो समाज से मिला है, मैं वही समाज को दे रहा हूँ। तो मेरा ये एक मानना है कि हम किसी पे जब करते हैं वो हेल्प नहीं है, वो सपोर्ट है। और सपोर्ट करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज तुम किसी को कर रहे हो तो वो कल तुम्हें करेगा। आज तुम किसी से, मैं 7th स्टैंडर्ड में था जब एक मराठी की कविता थी हमारे हाथ में कि घेता घेता एक दिवशी देणाऱ्याचे हात घ्यावे। मतलब लेते लेते एक दिन देने वाले के हाथ लो, कि तुम भी देने वाला बनो, उतनी तरक्की करो जिंदगी। तो ये चीज़ है, मैं मानता हूँ कि हम मैंने कभी लिया था, आज मैं वही सोसाइटी को दे रहा हूँ कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है, हम जिसे डेवलप करके एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। क्योंकि वक़्त, सी, कोरोना में ऐसा वक़्त आया कि जो सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी में हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, लेकिन सत्य वक़्त आता है। हर किसी की ज़िंदगी में कैसे न कैसे वक़्त आता है, तो जमा के समेट कर एक जगह रखने में कुछ हासिल नहीं होगा। ज़िंदगी 2 पल की है, कब तुम चले जाओ पता नहीं। तो वक़्त है हमेशा, मेरी ज़रूरतें कम है, तो जितनी मेरी ज़रूरत है मैं उतना कमाता हूँ, उससे ज़्यादा जब आता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुँचे। वेरी वेरी कमेंडेबल सर। मतलब नॉट एवरीवन हैज थिंकिंग लाइक यू। सबका आपके जैसा अप्रोच नहीं रहता है कि मुझे जितना मिला है मैं सोसाइटी को वापस दूं। मतलब सच में मुझे लगता है कि हर एक व्यूअर ने या हर एक लोग जो आपको जानते हैं नहीं भी जानते, लेकिन आपके जैसा लाइफ के तरफ उनका अप्रोच भी रहना बहुत बहुत जरूरी है सर। हैट्स ऑफ टू यू, योर थिंकिंग, योर डेडिकेशन, योर पैशन टुवर्ड्स लाइफ, एवरीथिंग सर। रियली मतलब आज आप मेरे शो पे, आई एम सो सो प्राउड कि मैं सच में आपसे वन टू वन टॉक कर पा रही हूँ, आपको इतना नजदीक से जान पा रही हूँ सर। आई एम प्रिविलेज टू हैव यू ऑन माय शो सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। थैंक यू समृद्धि जी, जैसे आप सुन के इतना एप्रिशिएट कर रही हो, मुझे ऐसे लगता है कि आप अगर व्यूअर्स देखकर भी एप्रिशिएट करें और ऐसे 4 लोग भी एक-दूसरे की सपोर्ट करने लगे तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मेरी ज़िंदगी का जो कहते हैं ना कि सार्थक होगी मेरी ज़िंदगी जीना भी उस चीज़। सॉरी सर, होंगे होंगे सर। आपका स्टोरी ही ऐसा है सर, कोई भी जरूर इंस्पायर होगा, क्यों नहीं होगा सर। चलिए सर, सो मूविंग डाउन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आपका विजन यस। स्टेटमेंट क्या है सर लाइफ में? मतलब व्हाट इज योर विजन? देखिए, मेरा विज़न ज़िंदगी में है, अभी जो मैं इतनी देर से बता रहा था, एक्चुअली उसी विज़न पे ही बात कर रहे थे हम, कि जितना चाहता हूँ मैं, जितनी ज़िंदगी है मेरी उतनी मैं सोसाइटी की मदद करूँ। और ख़ासकर मैं ऐसा नहीं कहता कि सिर्फ़ तुम तुम्हारे समाज की मदद करने के लिए खुद को भूल जाओ या खुद के परिवार को भूल जाओ। मैं जितना कमाता हूँ मेरे उससे मेरे परिवार का, जैसा मैंने कहा कि मैंने मेरे छोटे भाई का कुछ बिज़नेस डाल के उसका सेटअप किया है, फ़ादर का अलग किया है, दूसरे भाइयों की करने की कोशिश कर रहा हूँ, एजुकेशन के हुए ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मेरे पास पैसा है, कि मैं 50 लाख का किसी को सपोर्ट करूँ। सपोर्ट इज़ कि ₹2 का भी करो तो वो सपोर्ट है, ₹1 का भी कर पाओ तो वो सपोर्ट है। हर किसी की एक हमारी एक लिमिट होती है, हम उतना कर पाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का ये है कि मैं जितना भी करूँ, मैं मेरी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊँ, मेरे परिवार की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊँ और मेरे आस-पास के लोगों की। मैं शायद हर किसी तक तो नहीं पहुँच पाऊँगा,
जिंदगी भर भी, लेकिन मेरे आसपास की जिंदगी, जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी कैसे खूबसूरत बनाऊं, मैं इसकी कोशिश करूँ। Yes, sir, absolutely. And sir, moving down to our last question, sir, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे व्यूअर्स को कन्वे करना चाहते हो, अपार्ट फ्रॉम आपने जो बोला कि वी शुड प्रोवाइड एजुकेशन, या उसके अलावा कोई मैसेज जो आपको लगता है आपको सोसाइटी को कन्वे करना है? एक चीज कहना चाहूंगा सबसे कि सब अपनी जिंदगी को जीना स्टार्ट करो, इन्वेस्ट करना नहीं। अगर आप जिंदगी को इन्वेस्ट करते रहोगे तो एक वक्त आएगा कि वो इन्वेस्टमेंट है उसको खर्च करने के लिए जिंदगी नहीं। तो जिंदगी को इन्वेस्ट करने से ज्यादा जीना स्टार्ट करो और आजादी को ढूंढो। और अगर आजादी कहीं मिल नहीं पा रही है तो बाहर निकलो, मेरी आजादी में ज्वाइन करो और शायद आपको भी आपकी आजादी। यस सर, एब्सोल्युटली। मतलब कहीं ना कहीं हम इतना बिजी हो जाते हैं अपने लाइफ में कि हम जीना ही भूल जाते हैं सर। एब्सोल्युटली ट्रू सर। Okay, so here we come to an end in conversation with Javed sir. So I thank Javed sir. Thank you so much sir हमारे शो पे आने के लिए, व्यूअर्स से हमारे बात करने के लिए, इतना मैसेज कन्वे करने के लिए। So thank you so much. Thank you everyone for watching this episode. और अगर आपको हमारा शो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू जावेद सर। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए मुझे। थैंक यू। और एक लास्ट मैसेज हम कन्वे करना चाहते हैं। अगर आप डोनेशन देना चाहते हो, कोई भी पैराप्लेगिक है या डिसेबल है फिजिकली, उनके व्हील चेयर्स के लिए या कोई भी उनके एक्सपेंसेस के लिए अगर आप डोनेशन देना चाहते हो, तो जावेद सर का इंस्टाग्राम लिंक मैंने जो है वो यूट्यूब के हमारे शो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहां पे जाके जावेद सर से बात कर सकते हो, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे कि कैसे और किस तरह से डोनेशन देना है। So guys, you can donate it towards the people who are physically disabled. And thank you so much. Thank you.